हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं JTO LICE 2013 आसाम सर्कल का जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन जो मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसका पार्ट बी टेक्निकल क्वेश्चन पेपर है उसका हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है तो ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेक्निकल पेपर का सॉल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईटी में और इसी में उसके बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, पीटे हुए एमसीक्यूज जो हर एक एग्जाम में पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को पूरा देखना। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द 19th पेपर हम जो सॉल्व करें JTO LICE क्वेश्चन पेपर सीरीज में। इससे पहले और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इसी तरह के जो है इस LICE सीरीज के ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं। इससे आगे का क्वेश्चन पेपर जो है बच गया है थोड़ा बहुत, वो भी हम देख लेंगे। तो हम आसाम की बात करते हैं। आसाम का क्वेश्चन पेपर जो है उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12 डेसिमल इन 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक मैनर में नहीं है, मतलब पूरा यही सब्जेक्ट से दिया हुआ है फिर यही सब्जेक्ट दिया हुआ ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट से रैंडम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको जो पिछले दो पेपर से बता रहा था कि इस सब्जेक्ट का है, तो हर एक में मैं आपको सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा। ठीक है, सो रिप्रेजेंट ऑफ 12 इन द 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, ऐसा मतलब दिया हुआ है 12 डेसिमल है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट में करना है तो सबसे पहले 12 डेसिमल को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, तो 12 डेसिमल क्या होगा आपको पता है, 8 + 4 दैट इज 12। सो आपका 1100 ये नॉर्मल आपका 12 रिप्रेजेंट हुआ। अब आपको क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना होगा, इस नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कीजिए तो आपका वो 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे 0 को 0 ही रखना है, 0 को 0 पहले 1 लेफ्ट हैंड साइड से जाओ। हमने आपको इससे पहले भी बहुत बार बताया, लेफ्ट हैंड साइड से जाओ, पहला 1 है उसको ऐसे ही रखो। उसके बाद का सारे जो 1 है उसका 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, तो आपका 0 1 0 0 जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। अगर यहाँ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 0 लिखे होते, हाँ इससे आगे, और आपको ऑप्शन में ऐसा दिया होता तो ये भी करेक्ट आंसर होता। हाँ, क्योंकि आप आगे कितने भी 1 लिखो 2's कॉम्प्लीमेंट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे नॉर्मल नंबर में आप कितने भी 0 लिखो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ऐसे आपको एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट करके, मतलब टिपिकल करके पूछना है तो भी पूछ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच फाइल ऑफ डोज इज पाथ डिफाइन, इसमें से कौन से फाइल ऑफ डोज में पाथ डिफाइन होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है AutoEXEC.bat, ये आपका जो है, हाँ इसमें आपका जो है वो डिफाइन होता है पाथ। देखिए यहाँ पे हर एक फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। दिस आपका जो फंक्शन दिया हुआ है, मतलब AutoEXEC.bat जो है, दिस रन बाय द डिफॉल्ट शेल, हाँ यूजुअली command.com टू एग्जीक्यूट द कमांड एट द स्टार्टअप। आपको स्टार्टअप पे जो है वो कमांड जो है मतलब पाथ डिफाइन करना है, तो उसके लिए यूज होता है। तो बाकी के क्या है उसके बारे में देखते हैं। system.ini कैसे कहते हैं, इसे जो पहला दिया हुआ है system.ini, हाँ ये क्या करता है, दैट इज द इनिशियलाइजेशन यूज। हाँ, मतलब आपका ini मतलब क्या है, इनिशियलाइजेशन कहते हैं, सिस्टम को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है इन द अर्ली वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टू लोड डिवाइस ड्राइवर्स एंड द डिफॉल्ट विंडोज शेल को लोड करने के लिए system.ini का यूज किया जाता था। देन io.sys है, दिस कंटेन्स द सिस्टम इनिशियलाइजेशन कोड एंड बुल्ट इन डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो io.sys मतलब io.sys में होता है। एंड देन config.sys दिया हुआ है, config.sys में क्या होता है, स्टेटमेंट टू कॉन्फ़िगर डोज एंड लोड डिवाइस ड्राइवर, ये होता है। सो ये चार ऑप्शन में से कोई भी कमांड आपको डोज का पूछ लें तो आपको एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द फाइल सिस्टम यूज इन डोज, इसमें से कौन सा डोज में फाइल सिस्टम यूज होता है। तो जनरली हम डोज में जो है FAT का यूज करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। FAT यूज्ड बाय द डोज इन अ वेरिएशन ऑफ लिंक एलोकेशन, देन वेयर ऑल द लिंक आर स्टोर्ड इन द सेपरेट टेबल एट द बिगिनिंग ऑफ दिस। ओके, सो FAT दैट इज अ फाइल एलोकेशन टेबल, इसका हम डोज में यूज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, FAT इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन डोज CD डॉट, ये आप काफी बार लिखते हो,
हाँ, डिनोट द चेंज इन, किस में चेंज करता है, आपका पेरेंट डायरेक्टरी में ले जाएगा आपको। सी डॉट लिखोगे तो क्या होगा, आप जितने भी हो, फॉर एग्जाम्पल cd/users/ आपका कंप्यूटर नेम / कुछ भी है, तो आप मतलब cd डॉट लिखे जाओगे तो आप यूजर से वापस आओगे, फिर आपका सी में है तो सी में आप वापस आ जाओगे, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी और जो है उसकी ओर वापस जाओगे। सो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द एरर कोड इन HTTP फॉर रिक्वेस्ट रिसोर्स नॉट फाउंड। ये आपने काफी बार देखा होगा, हाँ, कि आप कोई भी साइट पे मतलब आपका उसका URL लिखते हो और उस पर सर्च करते हो तो 404 लिखा हुआ आ जाता है, मतलब रिक्वेस्ट रिसोर्स नॉट फाउंड। हाँ, तो यही पूछ लिया है यहाँ पे, आंसर जो है ऑप्शन सी 404 जो है वो आएगा, 404 भी कह सकते हो। देन जावा सोर्स कोड इज कंपाइल इनटू, जावा सोर्स कोड को किस में कंपाइल किया जाता है, जावा सोर्स कोड जनरली जो है वो बाइट कोड में कंपाइल किया जाता है। ये पीटा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले भी एग्जाम में पूछ लिया है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। हाँ, जावा कंपाइलर जिसे कहते हैं, जावा भी कहते हैं इसको काफी बार, हाँ, जावा कंपाइलर जो होता है उसे हाँ JAVAC, जावा कंपाइलर, जावा सी मतलब जावा कैसा भी कहते हैं। सो दैट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द बाइट कोड, क्या करेगा, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। देन जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड बाय, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट जो होता है वो कहाँ हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं ब्राउजर में, दैट एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर। सो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा आपका CGI पर्ल। हाँ, आपका पूरा जो है हर ब्राउजर का मतलब जो होता है आपका HTTP, हाँ, हर जगह पे जो आपका वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सारा मतलब वो यूज होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देन ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर दिया हुआ है और पूछा हुआ है दैट ऑपरेटर विल चेक द वैल्यू एंड टाइप ऑफ द वैल्यू। ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये ऑपरेटर जो है चेक करेगा वैल्यू क्या होगा एंड टाइप ऑफ द वैल्यू क्या होगा, मतलब कौन सा वैल्यू होगा और कौन से टाइप का वैल्यू है ये चेक करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू PHP। देखो यहाँ पे सबसे पहले PHP में जो आपका HP होता है इट इज हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। हाँ, मतलब यहाँ पे आपका PHP की बात करो तो PHP क्या है पहले वो समझते हैं। PHP एक ओपन सोर्स इंटरप्रिटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हाँ, जैसे वेब स्क्रिप्टिंग में मैंने आपको बताया, वेब स्क्रिप्टिंग में PHP का यूज होता है। देन दैट कैन बी एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर साइड, इट इज वेल सुटेड फॉर द वेब डेवलपमेंट। जनरली हम सर्वर साइड पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं और वेब डेवलपमेंट में इसका बहुत यूज होता है। सो यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू PHP, तो वेरिएबल स्टार्ट विद द नंबर नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है करेक्ट है, वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर होता है, तो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव बिल्कुल होता है। देखो यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेक्स्ट एग्जाम में। हाँ, तो देखो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, नो कमांड इज देयर टू डिफाइन अ वेरिएबल डेटा टाइप। डेटा टाइप जो होते हैं जैसे कि आपका सी जावा की बात करो तो आप डिफाइन करते हो ना डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो इसमें ऐसा कोई डेटा टाइप जो है PHP में नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेरिएबल कैन स्टार्ट विद द नंबर, ऐसा PHP में नहीं होगा, मतलब इनकरेक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू थ्रेडिंग, इसमें से कौन सा रिलेटेड टू थ्रेडिंग नहीं है ऐसा पूछा हुआ है। तो देखो वेट, नोटिफाई ऑल सबका यूज होता है, क्लियर जो है हम थ्रेडिंग में यूज नहीं करते। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ नोटिफाई ऑल वेकअप्स ऑल द थ्रेड दैट कोड वेट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, सो हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड विल रन फर्स्ट, मतलब जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड होगा वो पहले रन करेगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर जो है वैसा कोई थ्रेड नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑपरेटर यूज फॉर इन जावा। हाँ, मतलब परसेंटेज ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं, परसेंटेज ऑपरेटर जावा में क्या होता है, परसेंटेज ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए होता है, मॉड्यूल ऑपरेटर भी कहा जाता है इसे। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, मॉड्यूल और रिमाइंडर ऑपरेटर रिटर्न करता है द रिमाइंडर ऑफ द टू नंबर आफ्टर डिवीजन। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं 5/3 कर रहा हूँ तो परसेंटेज ऑपरेटर में लिख के बताऊंगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln करके मैं लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वहां पे, हाँ, मुझे वहां पे जावा में जो आउटपुट में मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा, मतलब रिमाइंडर मतलब मेरा क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। हम 3/5 करूंगा मतलब तो मेरा प्रिंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 जो है आउटपुट में मिलेगा, दैट इज द रिमाइंडर, ठीक है। सो मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज किया जाता है, इसे मॉड्यूल ऑपरेटर भी कहते हैं और रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। कुछ भी आपको एग्जाम में पूछ ले आपको दोनों एग्जाम में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जावा नेमिंग कन्वेक्शन इज करेक्ट, मतलब जावा का जो नाम होता है उसके रिगार्डिंग में क्या करेक्ट है ऐसा बोला है। तो देखो यहाँ पे जावा में केस सेंसिटिव नहीं होता, मतलब आपका नेमिंग कन्वेक्शन में केस सेंसिटिव रखना जरूरी नहीं है, सो ये रॉन्ग है। देन द फाइल नेम शुड एग्जैक्टली मैच द क्लास नेम, ये बिल्कुल सही है। आपका फाइल नेम जो है वो क्लास नेम के साथ एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, मतलब आपने फॉर एग्जांपल कोई फाइल नेम बनाया पब्लिक स्टूडेंट, हाँ, तो आपका क्लास भी आपको स्टूडेंट ही बनाना है,
ठीक है। आपका क्लास भी आपका पब्लिक स्टूडेंट, मतलब आपका क्लास जो डिफाइन करते हो, क्लास जो आप लिखते हो वो पब्लिक क्लास स्टूडेंट जो है वो होना चाहिए। इन शॉर्ट मतलब आपका फाइल नेम जो है एग्जैक्टली मैच करना चाहिए क्लास नेम से, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट है। जावा केस सेंसिटिव नहीं होता, केस इनसेंसिटिव नहीं होता, मतलब केस सेंसिटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है। मतलब क्या इसमें करेक्ट क्या होता है, जावा केस सेंसिटिव होता है। हाँ, जैसे हमने ऊपर देखा पीएचपी में भी, देखो पीएचपी में भी था वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, वैसे जावा में भी जो होता है, जावा जो होता है वो पूरा केस सेंसिटिव है। देन क्लास नेम शुड बी स्टार्ट विद द अपर लेटर। आपका क्लास नेम जो है ऑलवेज स्टार्ट होना चाहिए विद द अपर केस लेटर। मतलब मैं क्लास लग रहा हूँ, स्टूडेंट कोई क्लास बना रहा हूँ, तो मेरा एस जो है वो ऑलवेज जो है वो अपर केस लेटर होना चाहिए, ठीक है। मैं क्लास बना रहा हूँ एनिमल, तो मेरा ए जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, अपर केस लेटर होना चाहिए। क्लास नेम शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर, तो यहाँ पे लोअर दिया हुआ है, ये गलत है। एंड मेथड शुड स्टार्ट विद, आपका मेथड लिख रहे हो आप, तो मेथड शुड स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, तो अपर केस लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका लोअर केस लेटर से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो मेथड लिख रहे हो, अपर केस लेटर से स्टार्ट हो रहा है मतलब आप क्या लिख रहे हो, क्लास लिख रहे हो। तो इससे भी आइडेंटिफाई जो है जावा में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The pattern sent on HDLC to denote the start and end of the data frame क्या होता है। ये मतलब देखो ये पीटा हुआ क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत कम पूछा हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो अगर आपको एक्जैक्टली डेटा पता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर ये आपको पता है कि स्टार्ट में यूज होता है तो आप बता पाओगे, अदरवाइज इसका आंसर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है, आपका 7E जो है वो यूज होता है। ये फिर से बिटा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले भी पेपर में पूछा हुआ है। द एफटीपी सर्वर लिसन फॉर द इनकमिंग कनेक्शन ऑन द पोर्ट, तो कौन सा पोर्ट होता है, 21 नंबर का जो पोर्ट होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, इसका जो यूज होता है पोर्ट 20 का यूज होता है फॉर द एफटीपी डेटा, पोर्ट 22 का यूज होता है फॉर द एसएसएच रिमोट लॉगिन, एंड पोर्ट 23 जो होता है आपका किसके लिए यूज होता है, टेलनेट के लिए यूज होता है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं हाँ कि एफटीपी में पोर्ट 23 किसके लिए यूज होता है, क्योंकि आप टेलनेट का अपने पीसी में जो है अपनी जॉब पे यूज करते हो। हाँ, आपका जो रिमोट एडमिन है, आर एडमिन जिसे कहते हैं, वो टेलनेट के थ्रू होता है। तो उसमें कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है, 23 पोर्ट नंबर जो यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इथरनेट इज एसोसिएटेड विद द IEEE ब्लैंक प्रोटोकॉल। इथरनेट जो है IEEE कौन सा प्रोटोकॉल होता है, IEEE 802.3 प्रोटोकॉल होता है इथरनेट। तो आपको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फिर 802.4 क्या होता है सर, 802.4 टोकन बस है स्टार्टेड फॉर द डिप्लॉइंग द टोकन रिंग इन द लैन ओवर द वर्चुअल रिंग। देन तो फिर 80.5 क्या है सर, 80.5 टोकन रिंग प्रोटोकॉल है, इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द लोकल एरिया नेटवर्क। आपका लोकल एरिया नेटवर्क का टोकन रिंग प्रोटोकॉल जो है 805 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो 805 जो है क्या है, रिपीट कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। टोकन रिंग प्रोटोकॉल है इन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लोकल एरिया नेटवर्क में, वेयर ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड इन द रिंग टोपोलॉजी एंड पास वन और मोर टोकन्स टू द चैनल एक्विजिशन। देन तो फिर 802.11 क्या है, तो आपको आता है 8021 पॉपुलरली नॉन वाईफाई आपका जो होता है, हाँ वायरलेस लैन जो होता है, डबल लैन भी आप कहते हो। सो वो आपका क्या है 802.11 है। आपको कोई भी एग्जाम में पूछे आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 बेस T Ethernet cable segment are allowed between the 2 point in the network। देखो मैक्सिमम 10 बेस T की आप बात करो तो T कुछ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें थोड़ा एम्बिग्यूटी है। हाँ, लेकिन आप बात करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 बेस Ethernet cable segment that are between the 2 point in the network, तो जनरली हम बात करें, कन्विक्शनली बात कर रहा हूँ, तो हम 10 बेस 5 का यूज़ करते हैं। हाँ, मतलब आपका स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कन्वेंशनली मतलब 10 बेस 5 जो केबल है इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्राइवेट नेटवर्क एड्रेस पूल। प्राइवेट का पार्ट नहीं है ऐसा पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, 200.x.x.x जो है आपका प्राइवेट का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टीटीएल फील्ड इन द आईपी डेटाग्राम। इस क्वेश्चन भी इससे पहले एक बार पूछा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टीटीएल फील्ड इन द आईपी डेटाग्राम क्या होगा, आपका 255 होगा। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ टीसीपी। टीसीपी में क्या नहीं होता, टीसीपी कनेक्शन लेस नहीं होता, टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पे सिंपली देख के बता दोगे, तो कनेक्शन लेस क्या होता है सर, कनेक्शन लेस यूडीपी होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो टीसीपी में क्या क्या प्रॉपर्टी है, सेंसर पैकेट इन द ऑर्डर, बिल्कुल प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल करेगा, यूज 3-वे हैंडशेक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन, ये भी करेगा। तो टीसीपी का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, कनेक्शन लेस होता है, प्रॉपर्टी उसका नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिक्स की। इन यूनिक्स विच फाइल इज
यूज टू मैप सर्विस नेम टू सर्वर नेम। हाँ, कौन सा सर्विस नेम टू सर्वर नेम के लिए यूज होता है? तो यहाँ पे /etc/services जो है इसके लिए आप इसका यूज करते हो, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हाँ, यहाँ थोड़ा डिटेल में देखें ऑप्शन डी के बारे में, तो आपका सर्विसेज जो दिया हुआ है, नेम ऑफ द वैलिड सर्विस इज द, आपका ये मतलब वैलिड सर्विस जो होगा उसका नाम जो होगा वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो फिर ये बाजू वाला जो दिया है इंटेंडेड कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या यूज होता है? हाँ, दिस फाइल इज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द इंटेड। हाँ, मतलब आपका डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल INETED के लिए, मतलब सुपर सर्वर जो है उसके लिए डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होगा वो इसमें होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन यूनिक्स के रिलेटेड पूछा हुआ है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ARP? ARP के बारे में क्या ट्रू है? सो ARP इज यूज्ड टू फाइंड द सेकंड लेयर एड्रेस गिवन द थर्ड लेयर एड्रेस। आपका मैक फाइंड करता है IP से। सो मैक क्या है? सेकंड लेयर 2 एड्रेस। आपका IP क्या है? लेयर 3 एड्रेस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड DNS रिकॉर्ड? इसमें से कौन सा रिकॉर्ड जो DNS वैलिड नहीं होता? मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड वैलिड होता है, एड्रेस रिकॉर्ड होता है, पॉइंट रिकॉर्ड होता है, डेटा स्टैम्प रिकॉर्ड जो है ऐसा वैलिड DNS रिकॉर्ड कोई नहीं होता। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच रीजन ऑफ ऑपरेशन कैन ट्रांजिस्टर बी यूज एज स्विचिंग एलिमेंट? तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज स्विचिंग एलिमेंट इन जनरली। देखो, आप एक्टिव में भी ट्रांजिस्टर स्विचिंग एलिमेंट यूज कर सकते हो। अगर ऑप्शन में कट ऑफ एंड सैचुरेशन नहीं दिया होता तो एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन तीनों आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्टिव आपका ऑप्शन जो है उसमें कट ऑफ एंड सैचुरेशन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन में मैं यहाँ पे डी जो है उसको सही आंसर बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर यूज होता है, लेकिन एक्टिव रीजन में भी ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज कर सकते हो। अगर ऑप्शन में देखो यहाँ पे नन ऑफ अबोव दिया हुआ है और एक्टिव कट ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है, या तो सिर्फ आपका सैचुरेशन दिया हुआ है तो सिर्फ कट ऑफ दिया हुआ है, तो ये तीनों जो है वो सही ऑप्शन में आ सकता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और पिटा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन? ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। लोवेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? CMOS का होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप में आता है कब? जब आपके दोनों इनपुट है वो 1 है, और आपका ये दूसरा कंडीशन यहाँ दिया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, लिख लेना। अगर आपका लेवल ट्रिगर है तभी आएगा, इस ट्रिगर में नहीं आएगा। दोनों इनपुट 1 होने चाहिए, जे और के, तभी तो होगा ना टुगल आपका आउटपुट। और आपका ट्रिगरिंग जो है वो कैसा होना चाहिए? लेवल ट्रिगर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, द फ्लिप फ्लॉप यूज एज ए डीले फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, डीले फ्लिप फ्लॉप से डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा रूल्स इज करेक्ट? इसमें से कौन सा बुलियन अलजेब्रा रूल करेक्ट है, ऐसा पूछा हुआ है। तो A.A जो है वो A होगा, 1 नहीं होगा, तो ये गलत है। देन a प्लस ए बार बी, तो a प्लस ए बार 1 होगा, प्लस ए प्लस बी इंटू 1 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी बचेगा। सो ये बिल्कुल सही है। a प्लस ए बी, ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस ए जो है आपका वो क्या होगा? a प्लस ए होगा। हाँ, 1 नहीं होगा, तो ये करेक्ट नहीं है। और a इंटू ए प्लस बी नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन जो आपका बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रियलाइज द फुल एडर यूजिंग हाफ एडर द मिनिमम नंबर ऑफ हाफ एडर रिक्वायर्ड? मिनिमम आपको कितने? 2 हाफ एडर चाहिए, तो आपका फुल एडर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको शायद लास्ट एग्जाम में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इन A to D कन्वर्टर द एनालॉग इनपुट इज गिवन टू? इन A to D कन्वर्टर आपका एनालॉग जो इनपुट होता है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प में दिया जाता है। ठीक है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर की हम बात कर रहे हैं। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में एज ए कंपैरेटर जो है आप ऑप एम्प का यूज करते हो कंपेयर करने के लिए। हाँ, क्योंकि आपका Vin जो है वी थ्रेशोल्ड से आगे चला जाएगा, तो क्लॉक को सेट रिसेट करने के लिए कंपैरेटर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प मतलब आपका IC741 उसका यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग PCM कोडिंग स्टेप इज? करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले लो पास फिल्टर होगा, उसके बाद क्या होगा? आपका सैम्पलिंग होगा, फिर क्वांटाइजेशन होगा, फिर एनकोडिंग होगा, मतलब उल्टा लिखना है। 4 3 2 1। सो 4 3 2 1 कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लो पास फिल्टर कट ऑफ इन द टेलीफोन एक्सचेंज एनालॉग सब्सक्राइबर लाइन कार्ड इज सेट एज? तो लो पास फिल्टर कट ऑफ इन द टेलीफोन एक्सचेंज एनालॉग सब्सक्राइबर लाइन कार्ड जो होता है वो 4 किलोहर्ट्ज का रखा जाता है आपका। हाँ, सिंपली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपका लो पास फिल्टर मतलब आपका एनालॉग सब्सक्राइबर लाइन की आप बात करो तो आपका एनालॉग सिग्नल जो होता है वॉइस सिग्नल, उसका रेंज क्या होता है? 300 हर्ट्ज टू 3.3 किलोहर्ट्ज। तो आप 4 किलोहर्ट्ज का कट ऑफ रखोगे तो उससे आगे तो वैसे भी सिग्नल जाने वाला नहीं है, तो लो पास फिल्टर कितने कट ऑफ का आपका काम कर जाएगा। ठीक है, वॉइस सिग्नल के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन द PCM क्वांटाइजेशन डिपेंड्स ऑन
ऑन द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। क्वांटाइजेशन नॉइज जो होता है NQ दैट इज डेल स्क्वायर बाय 12 होता है, और डेल्टा जो होता है दैट इज नथिंग बट V पिक टू पिक डिवाइड बाय 2n, और L होता है दैट इज नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स जो है, इस पे आपका क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो डिपेंड है। आप कह सकते हो काफी बार पूछा हुआ है कि n इसने से इतना किया तो क्वांटाइजेशन नॉइज कितना डिफर होगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया तो इसी इक्वेशन का आप यूज करके आंसर जो है वो कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर द प्रोपागेशन ऑफ द सिग्नल हैपेंस ड्यू टू, प्रोपागेशन ऑफ सिग्नल हैपेंस ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो इज नॉट यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कौन सा यूज नहीं होता, तो 1400 नैनोमीटर जो है यूज नहीं होता, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिए हुए है 86 to 88, मतलब 3 क्वेश्चन दिए हुए जिसका डेटा सेम है। हाँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन द FM, मतलब डेल्टा एफ दिया हुआ है आपको 75 किलोहर्ट्ज, एंड वाइल द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका जो बीइंग साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है FM वो कितना दिया हुआ है, 10 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, बैंडविड्थ ऑफ द अबव सिस्टम क्या होगा। देखो बैंडविड्थ का आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है FM का, बैंडविड्थ इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा एफ एंड FM दिया हुआ है तो मैं से लिख रहा हूँ 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस FM, ये आपका बैंडविड्थ का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस FM करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा एफ मतलब 75 प्लस FM 10 करोगे तो 85 होगा। 85 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है आपको और कुछ नहीं करना है, तो 85 मल्टीप्लाई करोगे तो 170 आएगा। तो सबसे पहला आंसर क्या आएगा यहाँ पे 170 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, इफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल टू 20 किलोहर्ट्ज साइनोसॉइडल देन द न्यू बैंडविड्थ ऑफ द अबव सिस्टम क्या होगा। देखो मॉड्यूलेटिंग मतलब FM डबल कर दिया तो देखते हैं क्या होता है, FM मैंने क्या कर दिया 20 कर दिया, तो मतलब डेल्टा एफ सेम टू सेम है, डेल्टा एफ 75 ही है, तो 75 प्लस 25 दैट इज 95, 95 इंटू 2 करोगे तो आपका 180 प्लस 10 मतलब 190 होगा। सो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डबल, हाँ सिग्नल एम्पलीट्यूड डबल मतलब 75 था आपका डेल्टा एफ, वो मैंने डबल कर दिया, मतलब कितना कर दिया आपका 150 कर दिया। हाँ, सो न्यू बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम फिर क्या होगा, तो देखो मैंने यहाँ पे FM वैसे का वैसा ही रखा है, वो जो है मैंने डबल कर दिया, मतलब 150 प्लस 10 मेरा होगा ट्वाइस मल्टीप्लिकेशन में, सो 160 इंटू 2 मतलब कितना होगा 320 होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, लॉन्गेस्ट होप रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू द ब्लैंक लेयर ऑफ आइनोस्फीयर, मतलब कौन सा लेयर लॉन्गेस्ट रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, F2 रीजन जो है इसका यूज करते हैं। बहुत बार बहुत सारी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीटा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा भी आप कह सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन द MVF मतलब मैक्सिमम विजिबल फ्रीक्वेंसी एंड द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FD एट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। तो देखो आपका FMVF जो होता है आपको याद रखना है, तो आप याद रखना इक्वेशन FMVF इज इक्वल टू FC डिवाइड बाय cos थीटा होता है। हाँ, ये बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, FMVF इज इक्वल टू मैक्सिमम विजिबल फ्रीक्वेंसी FMVF इज इक्वल टू FC डिवाइड बाय cos थीटा। सो MVF क्या होगा, FC sec थीटा होगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम रेडिएशन, कौन से बैंड में मैक्सिमम रेडिएशन आएगा, जितना आपका हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतना रेडिएशन ज्यादा होगा। सो यहाँ पे आपका KU बैंड जो है उसमें रेडिएशन ज्यादा होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन रिजल्ट इन द एम्प्टी स्टेक, आपका माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। हाँ, कौन सा ऑपरेशन जो है वो एम्प्टी स्टेक करने के लिए आप करते हो, मतलब आपका टॉप ऑफ स्टेक में स्टोर करना है तो आप पुश का यूज करते हो, रिट्राई करना है तो आप पॉप का यूज करते हो, रिट्राई करोगे तभी तो स्टेक खाली होगा ना, मतलब हम किसका यूज करोगे, पॉप का यूज करोगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्यू, इसमें से कौन सा क्यू के बारे में सही नहीं है। हाँ, इनकरेक्ट दिया हुआ है। देखो क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, इंसर्शन गो एट द एंड ऑफ द लिस्ट होता है, डिलीशन एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट होता है, ये सारा क्यू के बारे में सही है। क्यू जो होता है वो लीफो नहीं होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट पॉसिबल नहीं होता, लीफो क्या होता है आपका स्टेक होता है। ठीक है, सो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम फॉर एन एलिमेंट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ, हीप सॉर्ट एल्गोरिथम की बात करें सो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम का आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन ये सारे एल्गोरिदम के जो मैंने आपको बताए थे लास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट जिसका है उसका मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताया था, ये आप याद रख लेना, हर एक एग्जाम में पूछते हैं। दूसरे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाइनरी सर्च इज एन एरे ऑफ एलिमेंट एज ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बिफोर डूइंग बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च करने से पहले क्या जरूरी है, बाइनरी सर्च करने से पहले जरूरी ये होता है कि आपका एरे जो होता है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सो द एरे शुड बी ए सॉर्टेड वन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ द सॉर्ट एल्गोरिथम,
जितना भी दिया हुआ है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा ऐसा पूछा हुआ है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो यहाँ पे होगा वो सी होगा आपका, हीप स्टोर जो होगा वो आपका, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हीप स्टोर जो होगा वो आपका सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग मैलॉक कॉल, मैलॉक कैलॉक, हाँ री एलॉक एंड फ्री आपके चार डायनामिक मेमोरी लोकेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैलॉक के बारे में पूछा हुआ है, क्या गलत है, देखो मैलॉक इज यूज फॉर द डायनामिक लोकेशन, तो मैंने आपको बताया तो बिल्कुल सही है। इट एलोकेट्स द रिक्विजिट ब्लॉक आफ्टर द सर्चिंग द फ्री लिस्ट ऑफ और यूजेबल मेमोरी ब्लॉक, ये भी सही है। इट इज अवेलेबल मेमोरी साइज इज नॉट अवेलेबल, इफ द अवेलेबल मेमोरी साइज इज नॉट अवेलेबल इट रिजल्ट दैट साइज विच इज पॉसिबल, हाँ ये मुझे लग रहा है ये गलत है, ये सही नहीं होगा। हाँ मतलब आपका ऑप्शन सही ये होगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स लिखा हुआ है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मतलब आपका सी होगा। इट रिटर्न्स द पॉइंटर टू द मेमोरी ब्लॉक, बिल्कुल पॉइंटर को रिटर्न करेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्या गलत है ऐसा पूछा हुआ है यहाँ पे, ये इसको ख्याल रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी एंड इनिशियलाइज इट ऑल्सो, मतलब एलोकेट करेगा मेमोरी को और इनिशियलाइज भी करेगा। तो देखो इनिशियलाइज करने के लिए कैलॉक का यूज करते हैं। इनिशियलाइज मतलब क्या होता है, कैलॉक लिखोगे आप तो आपका जो मेमोरी में मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, हाँ मतलब मेमोरी को इनिशियलाइज कर देगा आपका, तो इसका मतलब आपका इनिशियलाइज भी करता है और पूरा एक ब्लॉक जो है पूरा उसको अलॉट भी कर देगा। सो इसके लिए हम कैलॉक का यूज करते हैं। हाँ मेलॉक का मतलब मेमोरी लोकेशन होता है और कैलॉक का मतलब क्लियर एलोकेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की, तो मतलब इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन यहाँ से आ गया। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, तो आपका ओपन लूप वोल्टेज होता है, मतलब आपका ओपन सर्किट वोल्टेज कह सकते हो। सो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ये आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, शायद ये सी ऑप्शन होगा। हाँ यहाँ बी सी लिखा हुआ है गलत से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी है, ऐसा लिखा हुआ है बी सी डी हर जगह पे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। द ओपन वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इंपीडेंस शुड बी इक्वल टू, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, आपका लोड इंपीडेंस जो होता है वो इक्वल टू सोर्स इंपीडेंस होना चाहिए, करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सोर्स इंपीडेंस भी होना चाहिए अगर आपका कॉम्प्लेक्स लोड है, तो ये भी करेक्ट है। हाँ ये भी गलत नहीं है, अगर आपका लोड कॉम्प्लेक्स है जेड की मैं बात करूं तो जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड के लिए। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए हैं ये दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट नॉर्टन थ्योरम्स की बात की हुई है। नॉर्टन थ्योरम गिव्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद द इक्विवेलेंट इंपीडेंस, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द साइन वेव इज अप्लाइड अक्रॉस द आरएल सर्किट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इज इंक्रीज द करंट क्या होगा। हाँ देखो साइन में अप्लाई करते हो आप आरएल सर्किट में, तो आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो आपका करंट जो क्या होगा डिक्रीज होगा। हाँ सो ऑप्शन डी बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द सीरीज आरएलसी सर्किट फॉर अ क्रिटिकली डैम्प ऑपरेशन जीटा, ये आपका जो पूछा हुआ है एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी को मिला के क्वेश्चन है। क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के लिए जीटा जो होता है वो 1 होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर कौन सा ऐसा पूछा हुआ है। तो आप अक्रॉस द आउटपुट देखो यहाँ पे जो फिल्टर दिखाया हुआ है वो एक्टिव फिल्टर दिखाया हुआ है, पैसिव फिल्टर्स, हालांकि कंपोनेंट पैसिव का यूज किया हुआ है लेकिन फिल्टर जो है वो एक्टिव फिल्टर है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट आंसर आएगा। कैपेसिटर के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे तो सिंपली आपको करना है तो कर सकते हो, देख लो आप दो फ्रीक्वेंसी पे पास करो, ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे। हाँ तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फिल्टर है। तो यहाँ पे लो पास लो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 0 पास हो रहा है वो लो पास फिल्टर है, जहाँ पे इनफाइनाइट पास हो रहा है वो हाई पास फिल्टर है। दोनों पास हो रहा है तो दोनों पास नहीं हो रहा है तो फिर आपका बैंड स्टॉप या बैंड एलिमिनेशन फिल्टर जो है वो मतलब आपका बैंड पास फिल्टर जो है वो हो सकता है। तो आप ऐसे कोई भी फिल्टर को सर्किट से देखना है तो आप ओमेगा इक्वल टू 0 ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट एट द रेजोनेंस द करंट इज डिटरमाइंड बाय, सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करें तो रेजोनेंस इन द करंट मतलब जहां पे आप रेजोनेंस होता है वहां पे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका लाइन करंट एंड लाइन वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा एक ही फेज में हो जाएगा। तो आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, मतलब रिएक्टिव पार्ट कुछ भी नहीं बचेगा, जो भी बचेगा वो क्या बचेगा एक्टिव पार्ट जो है बचेगा, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा। ऑप्शन ए जो है सिर्फ बचेगा, बाकी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस बाकी सब कुछ नहीं बचेगा, मतलब सारे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर द नेटवर्क Z11 इज इक्वल टू Z22, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका टू पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है। टू पोर्ट नेटवर्क में से इस क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। आपके मेन 3 पैरामीटर Z पैरामीटर, ABCD पैरामीटर एंड H पैरामीटर और Y पैरामीटर, ये 4 पैरामीटर जो है उसका रिलेशन जो है आप याद कर लेना, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल है। Z11 इज इक्वल टू Z22 मतलब सिमेट्रिक नेटवर्क होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंडक्टेंस L इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंडक्शन L प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्क्वायर होता है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर द लीनियर ट्रांसफर ऑफ टू कपल्ड इंडक्टर L1 एंड L2 द म्यूचुअल इंडक्टेंस M विल बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 L2 होगा। आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस M जो होता है हाँ वो क्या होता है, K
इंटू अंडर रूट ऑफ L1 प्लस L1 L2 होता है। सो यहाँ पे आपको के मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलवेज बड़ा ही होगा, मतलब L1 L2 आप बड़ा ही होगा M से। सो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ऐसा पूछा हुआ है। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज द जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में पूछा हुआ है। हिस्टैरिसीस लॉस विच वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी एफ एज प्रोपोर्शनल टू, हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। याद रख लेना, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टैप चेंजिंग फैसिलिटी इज नॉर्मली प्रोवाइडेड इन, टैप चेंजिंग फैसिलिटी जो होता है वो नॉर्मली किसमें प्रोवाइड किया जाता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्रोवाइड किया जाता है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखें तो आपका टैप चेंजिंग फैसिलिटी ट्रांसफार्मर की बात करें, सो इट इज अ नॉर्मल फैक्ट दैट द इंक्रीज इन द लीड टू द डिक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज, हैंस द वोल्टेज सप्लाई बाय द ट्रांसफार्मर टू द लोड मस्ट बी मेंटेन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। हाँ, सो दिस शुड बी डन बाय चेंजिंग द ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो, द टैप्स आर लीड्स or connection provides at the various point on the winding, so the turn ratio differ from one tap to the another and hence different voltages can obtain at each tap. So need for system voltage control, adjusting the terminal voltage of consumer within the prescribed limit, adjustment of the voltage based on the change in the load to control real and reactive power for varying the secondary voltage based on the requirement. So these taps are provided with the HV winding of the transformer, आपका high voltage winding जो होता है ट्रांसफार्मर में, उसके लिए जो है आपका टैप जो है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मतलब कौन से रीजन है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज लार्ज एंड हैंस द फाइन वोल्टेज वेरिएशन कैन बी ऑब्टेन एंड द करंट ऑन द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ the or low voltage winding on the large transformer is high, therefore interruption high, so that why current is difficult test। आप ऐसा कह सकते हो। लो वोल्टेज वाइंडिंग की बात करो, मतलब एलवी वाइंडिंग की बात करो तो इन प्लेस नियर टू द कोर एंड एचवी वाइंडिंग इज प्लेस आउटसाइड, सो देयरफॉर प्रोवाइडिंग टैप्स ऑन द एचवी वाइंडिंग इज कंपैरेटिवली इजियर देन द एलवी वाइंडिंग, तो आपका इजियर भी होता है करना। सो इसलिए टैप चेंजिंग फैसिलिटी जो है वो नॉर्मली हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होता है, एचवी वाइंडिंग जो होता है उसमें इंशॉर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द इंडक्शन मोटर विच ऑफ द विथ इंक्रीज इन द स्पीड of input voltage which of the following increases, in the induction motor with increase in the speed of the input voltage आपका टॉर्क जो है वो इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको जो दिया हुआ है for 6 pole 3 phase induction motor operating at the 50 Hz synchronous speed is, तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। सिंपली एन एस आपका स्पीड जो होगा वो किस में होगा, आरपीएम में होगा। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ डिवाइड बाई पी। सो आप यहाँ पे डेटा रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 120 इंटू एफ मतलब 50 दिया हुआ है डिवाइड बाई आप 6 करोगे तो आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। हाँ, आप सिंपली यहाँ से कट करके भी कर सकते हो, तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो बचेगा आपका 20 और आपका 1000 जो है वो आंसर मिल जाएगा। सो 50 इंटू 20 मतलब आपका 1000 आरपीएम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पर्पस ऑफ द कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर इज टू, मतलब कम्यूटेटर का पर्पस क्या होता है, कन्वर्ट इंड्यूस एसी इंटू डीसी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसकी हम बात करें थोड़ा डिटेल में कम्यूटेटर की, सो द कम्यूटेटर आपका होता है आपका वो ब्रशिस और कम्यूटेटर दोनों की बात करें तो इन केस ऑफ द डीसी जनरेटर द कम्यूटेटर यूज टू कन्वर्ट द जनरेटेड एसी इन द आर्मेचर इनटू डीसी। आपका जो आर्मेचर है मतलब एसी जनरेट हुआ है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एंड इन केस ऑफ द डीसी मोटर द कम्यूटेटर इज यूज टू कन्वर्ट डीसी टू एसी ड्यू टू द लिमिटेशन। अगर आप बात करो, हाँ, सो जो लिमिटेशन होता है मतलब आपका कंप्यूटर का डीसी जनरेटर का यूजुअली डिजाइन बियॉन्ड द 650 वोल्ट, द फिजिकल कनेक्शन टू द आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड थ्रू द कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। और आपका फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज अ डीसी जनरेटर is to collect the current generated in the armature conductor, while in case of the DC motor the commutator helps in providing the current to the armature conductor। next question की बात करते हैं, for a stepper motor the number of rotor in the stator teeth are 40 and 10 रिस्पेक्टिवली, सो द स्टेप एंगल क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपका स्टेप एंगल फॉर द हाइब्रिड स्टेपर मोटर जो है उसका एक इक्वेशन होता है, इट इज गिवन बाय बीटा। अगर आप बोलो उस एंगल को देन बीटा इज इक्वल टू यू कैन से एनएस माइनस एन आर। आपका एनएस क्या है, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ, और एनआर क्या है, नंबर ऑफ रोटर टीथ। दैट इज एनएस माइनस एनआर इंटू 360 डिग्री डिवाइड बाय एनएस इंटू एनआर। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे या मतलब एनएस एनआर रख दोगे 40 एंड 10 मतलब 40 माइनस 10 इंटू 360
60 डिग्री, डिवाइड बाय को क्या करना है 40 इंटू 10 करना है, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 30/40 होगा। इन सबका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको अराउंड जो है आंसर जो मिलेगा आपका, क्या मिलेगा आपका यहाँ पे 27 डिग्री जो है आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डेल्टा कनेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डेल्टा कनेक्शन के लिए इफ इज इक्वल टू ई लाइन होगा, सो फॉर द डेल्टा कनेक्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के लिए क्या यूज नहीं होता है, ऐसा पूछा है तो एमोनिया, R12, फेरॉन सारा यूज होता है। नियोन जो है वो यूज नहीं होता। यहाँ पे एक चीज देखना, लिक्विड नियोन जो है अब कॉमर्शियली यूज हो रहा है एज ए रेफ्रिजरेंट, लेकिन नियोन जो है वो नहीं यूज होता। हाँ, आपका इकोनॉमिक क्रायोजेनिक बात करो मतलब तो उसमें नियोन जो है एज ए लिक्विड नियोन जो है वो कॉमर्शियली अवेलेबल है और इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन है आपका इकोनॉमिक क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट में, लेकिन सिर्फ नियोन की बात करो तो एज ए रेफ्रिजरेंट यूज नहीं होता है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो सही आंसर आएगा, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, अ पावर सिस्टम वुज इनपुट एंड द आउटपुट आर डीसी इज कॉल्ड एज। पावर सिस्टम वुज इनपुट आउटपुट दोनों डीसी होगा, ऐसा क्या होगा, ऐसा चॉपर होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ हाई वोल्टेज ग्रेटर देन 3 किलोवोल्ट कंट्रोल एप्लीकेशन। कौन सा यूज होगा आपका SCR हो यूज होगा, इसमें जो भी दिया हुआ है हाई वोल्टेज कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR जो यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वॉट आवर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, वॉट आवर मीटर जो होता है वो इंटीग्रेटिंग होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज ए ब्लैंक बाय यूजिंग द लो रेजिस्टेंस शंट। तो आपका जो मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट है कैन बी यूज ए मीटर बाय यूजिंग द लो रेजिस्टेंस शंट। तो क्योंकि लो रेजिस्टेंस शंट की बात की हुई है तो यहाँ पे आपका एज ए मीटर यूज करोगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो आपको पता है इंसुलेशन मेजर जो होता है उसका मतलब यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन GLS में भी पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इन द एंडरसन ब्रिज द अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ये बहुत पीटा हुआ क्वेश्चन है। अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉन कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 दिया है, द रिजोल्यूशन ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फॉर एन डिजिटल इनपुट इज। रिजोल्यूशन ऑफ डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर क्या होगा आपका 2:n होगा। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, a single channel digital storage oscilloscope use 12-bit 10⁸ samples ADC for the 10 kilohertz sine wave input. So what is the number of samples taken per cycle? Number of samples taken per cycle मतलब आपको सिंपली क्या करना है 10⁸ samples पर फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 10 किलोहर्ट्ज मतलब 10 × 10⁻³ मतलब 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ जो है आपको मिल जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, हैज अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू इट। मतलब मेटल इम्प्योरिटी जो होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उसको जो है वो ऐड किया जाता है एन टाइप के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फुल वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टिंग सिलिकॉन डायोड क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द जेनर डायोड क्या होता है आपका, रिवर्स बायस रीजन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो ईच डायोड इज द सेंटर टाइप फुल रेक्टिफायर इज इन द ब्लैंक रीजन, फुल रीजन में होगा एंड कंडक्ट्स फॉर द 1 डिग्री ऑफ द साइकिल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं, इन द गिवन BJT आपको अगर बोले तो बेस एमिटर जंक्शन इज ब्लैंक बायस एंड द कलेक्टर आपका एक्टिव रीजन में है, तो आपका एमिटर बेस जंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए आपका फोटो बायस, और कलेक्टर बेस रीजन जो है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए, एक्टिव रीजन के लिए। सिचुएशन है तो दोनों फोटो बायस में, कट ऑफ है तो दोनों रिवर्स बायस में, रिवर्स एक्टिव है तो उल्टा रिवर्स फोटो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा DC इज इक्वल टू क्या होगा, IC/IB होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन इज लोवेस्ट आउटपुट इंपीडेंस। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, लोवेस्ट आउटपुट इंपीडेंस किस का होगा, अगर आप फाइंड करने जाओ तो लोवेस्ट आउटपुट इंपीडेंस जो आपका होगा वो एमीटर फॉलोअर का होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज द यूनिट ऑफ ओहम्स। किसका यूनिट ओहम में होगा, ऐसा पूछा हुआ है। सो यूनिट जो है आपका HI का जो होगा वो ओहम में होगा। हाँ, आप हाइब्रिड पैरामीटर की बात करो सो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट मिलेगा आपको HI के लिए। सो उसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, ओहम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिलेशन सेड टू बी एन BCNF व्हेन का BCNF मतलब आपका बॉयकोड होता है, बाइनरी कोडेड नहीं होता है, बॉयकोड एक होता है जिसकी यहाँ पे बात है। हाँ,
तो ये BCNF में कब होगा ऐसा पूछा हुआ है। देखो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होता है एंड देन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होता है, और थर्ड और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो होता है उसके बीच में एक नॉर्मल फॉर्म आता है जिसे BCNF कहा जाता है। BCNF जो है, हाँ, जब आपका मतलब BCNF में है तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो वो होना ही होना चाहिए, तभी BCNF में है, ठीक है, अदरवाइज तो BCNF में है ही नहीं, मतलब उसे बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। सो यहाँ पे आप BCNF की बात करो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आपका कैंडिडेट की होना चाहिए, तो सुपर की होना चाहिए, मतलब आपका एक्स जो है, हाँ, जो वाई पे डिटरमाइन कर रहा है वो सीधा कैंडिडेट की है तो सुपर की होना चाहिए। मतलब एक कॉम्पोजाइट की को आप ओवरलैपिंग कॉम्पोजाइट की को नहीं सकते हैं विच रिलेटेड एट्रीब्यूट, हाँ, इसकी आप बात नहीं कर सकते, तो सीधा एक्स जो है वो आपको वाई को डिटरमाइन कर पाना चाहिए, और एक्स यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए, इसे कहते हैं BCNF। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होने चाहिए, मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लैंग्वेज यूज बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, उसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज यूज बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस से कहते हैं DML। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑडिट ट्रायल इज यूज टू, ऑडिट ट्रायल का जो यूज होता है टू रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेशन ऑन द फाइल, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ द लोकेलिटी ऑफ द रेफरेंस जो है वो किस में यूज होता है, कैश मेमोरी में यूज होता है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ क्लास इज ऐसा पूछा हुआ है, क्लास क्या है, देखो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। अ क्लास इज आप कह सकते हो टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप का एक ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट है, ठीक है। सो क्लास क्या है, अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप, ऐसा आप कह सकते हो। सो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, क्लास इज, क्लास क्या होता है, टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इनहेरिटेंस के बारे में पूछा हुआ है, इनहेरिटेंस इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू क्लासेस फ्रॉम द एक्जिस्टिंग क्लास, मतलब एक क्लास ऑलरेडी है उसको आप फिर एक्सटेंड कर दोगे, हाँ, तो एक्सटेंड का यूज करते हैं कीवर्ड का, उसका मतलब क्या होगा, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस, मतलब उस क्लास को आपने एक्सटेंड कर लिया, मतलब यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एनिमल में क्लास बना रहा हूँ तो एनिमल में फिर एक्सटेंड कर दूंगा हॉर्स, फिर एक्सटेंड कर दूंगा चिकन, तो ये मतलब क्या होगा, इनहेरिटेंस हो गया, सो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, by encapsulation in the object related modeling we can, encapsulation से हम क्या कर सकते हैं, encapsulation से हम implementation detail जो है उसको हाइड कर सकते हैं, डेटा हाइडिंग मेथड भी कहा जाता है। सो हाइडिंग द implementation detail of the method from the user of the object, हाँ, सो इसे कहते हैं encapsulation, मतलब encapsulation का मतलब सिंपल होता है ढकना, हाँ, उसको हम ढकते हैं, मतलब हाइड करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर को नहीं चाहिए, यूजर को आप ना दो तो भी चलेगा, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करते हैं, सो इसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ था। नेक्स्ट, इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग द ऑल टाइप ऑफ इंटरप्ट, तो आपका NMI जो होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, उसका प्रायोरिटी जो होता है वो हाईएस्ट होता है। इस क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार पूछा हुआ है। इन 8086 द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट व्हेन साइन नंबर गो आउट ऑफ देयर रेंज इन द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 808 माइक्रोप्रोसेसर डिफर्स फ्रॉम द 8086 माइक्रोप्रोसेसर, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हाँ, इन दोनों में डेटा विड्थ जो होता है उसमें डिफरेंस होता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। इन ADC 0808 इफ ब्लैंक पिन इज हाई एनेबल्स द आउटपुट, मतलब आउटपुट एनेबल पिन, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ। देन 8279 नॉर्मली प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम ऑफ 16 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंटरफेस विद द CPU, मतलब आपका 16 होता है, 16 जो है आपका इतना 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो आपका AAD इंस्ट्रक्शन जो है बिफोर अरिथमेटिक ऑपरेशन जो यूज किया जाएगा, इसको मतलब फुल फॉर्म होता है ASCII एडजस्ट बिफोर डिवीजन, हाँ, इसका फुल फॉर्म ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द FM ब्रॉडकास्टिंग व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन वी यूज, FM ब्रॉडकास्टिंग में आपको पता है तो डेल्टा F 75 किलोहर्ट्ज होता है, हाँ, इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। FM ब्रॉडकास्टिंग में FM क्या है यूज करते हैं पूछ लिया तो 15 किलोहर्ट्ज आएगा, AM ब्रॉडकास्टिंग
ब्रॉडकास्टिंग में एफएम क्या यूज करते हैं पूछ लिया तो 5 किलोहर्ट्ज आएगा। ये सारे क्वेश्चन जो आपके पूछ लिए तो आपको आने चाहिए, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है। नेक्स्ट, द गेन ऑफ द पैराबोलिक एंटेना इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर डी बाय डी स्क्वायर। आपका गेन ऑफ द पैराबोलिक एंटेना होता है सीधा प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एंटेना गेन फॉर द डाइपोल पूछा हुआ है। सो एंटेना गेन फॉर द डाइपोल आपका जो होगा, देखो यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है आपको, हाँ मतलब हाफ वेव डाइपोल है, मोनोपोल है, कौन सा डाइपोल है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो मैं नॉर्मल डाइपोल कंसीडर करूँ तो उसका जो है 1.76 dBi होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ द JTO LICE 2013 आसाम सर्कल का क्वेश्चन पेपर जो है उसका हमने डिटेल सॉल्यूशन किया। तो इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और कुछ भी समझ में नहीं आपको आ रहा है या तो ऐसा मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो आंसर दिया हूँ ये गलत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।